फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू और कैन नॉट सू के बारे में। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को सू करना चाहते हो तो आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने क्या किया, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को मॉर्टगेज कर दी और बदले में उससे कहा कि बी जो है वो ए का सारा लोन पे करेगा सी को। बी ने अग्री कर लिया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में। अगर बी ए का लोन वापस नहीं करता सी को तो सी फिर भी बी के ऊपर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सी का बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो लॉ कहता है कि इफ़ यू आर अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो तो आप दूसरी पार्टी पे केस नहीं कर सकते। बट देन देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सेप्शंस कि इवन इफ अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो तो भी आप उस पार्टी पे केस कर सकते हो। वो कब होता है? नंबर 1, ट्रस्ट। अगर आपके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट कर दी गई हो, आपको ट्रस्टी बना दिया गया हो, इन दैट केस आपके ऊपर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो पर्सन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं था, वो भी आपके ऊपर केस कर सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज देयर वाज दिस पर्सन, एक पर्सन था, फादर था, उसने अपने एल्डर सन के ऊपर अपने एल्डर सन के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी कर दी। ठीक है, प्रॉपर्टी करने के बाद उसने ये कहा, उसको डायरेक्ट किया कि ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ, लेकिन कुछ डायरेक्शंस हैं जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। यानी तुम्हारे को कुछ अमाउंट अपने छोटे ब्रदर को एनुअली देना पड़ेगा, यानी हर साल कुछ अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और जब वो 18 साल से ज़्यादा का हो जाएगा तो इस प्रॉपर्टी का हाफ हिस्सा वो तुम्हारे छोटे भाई के पास जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शंस दे के ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। बी ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ टाइम बाद ए की डेथ होने के बाद बी ने सी को हाफ प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, जबकि सी जो था 18 साल का हो चुका था। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चाहे ए और बी के बीच में हुआ है, स्टिल सी जो है बी के ऊपर केस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी एज अ ट्रस्टी काम कर रहा था सी के लिए। ए ने ट्रस्टी बना दिया था बी को, तो अब जब सी 18 साल से ज़्यादा का हो गया है तो उसको पूरा हक है प्रॉपर्टी में हाफ हिस्सा लेने का, और अगर वो हिस्सा उसको नहीं मिलता तो वो केस कर सकता है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट का पॉइंट, कि जब आपको एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया जाता है तो थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर सकती है। सेकेंड, व्हेन प्रोविजन इज मेड इन अ मैरिज सेटलमेंट। मैरिज सेटलमेंट का कोई भी केस अगर होता है तो उस केस में भी आप जो है वो आपके ऊपर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझें, ए जो था उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने कहा कि मेरी डॉटर तुम्हारे सन के साथ, बी के सन के साथ मैरिज करेगी, राइट, और बदले में बी को अपनी प्रॉपर्टी ए की डॉटर के नाम पे करनी पड़ेगी। बी अग्रीड, बी ने मान लिया। अब जब शादी हो गई, बी ने प्रॉपर्टी ए की डॉटर के नाम पे करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे ए की डॉटर भी बी के ऊपर केस कर सकती है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था, लेकिन क्योंकि ये मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे डॉटर इन लॉ कैन सू हर फादर इन लॉ। थर्ड केस, व्हेन प्रोविजन इज मेड इन अ पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट। पार्टीशन के केस में, फैमिली सेटलमेंट के केस में भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सू कर सकता है। जैसे ए ने अपने
फादर को प्रॉमिस किया कि प्रॉपर्टी जो है अगर फादर उसके नाम पे कर देंगे तो वो अपनी मदर को मेंटेन करेगी, विच मीन्स कि वो कुछ खर्चा देगी अपनी मदर को। वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि कितना प्राइस वो पे करेगी। अब इस केस में जब प्रॉपर्टी ए के नाम पे हो गई तो उसने अपनी मदर को जो एनुअल खर्चा देना था वो देने से मना कर दिया। यहाँ पे इवन दो कॉन्ट्रैक्ट ए और फादर के बीच में हुआ है, बट मदर इस केस में सू कर सकती है ए को, क्योंकि ये फैमिली सेटलमेंट का केस है। नेक्स्ट वन इज वेयर अ प्रॉमिसर हैज़ बाय हिज कंडक्ट क्रिएटेड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्ट्रेंजर। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, किसी ट्रांजैक्शन के दौरान एक पर्सन इस तरीके से अपना कंडक्ट करता है, अपने आप को इस तरीके से दिखाता है कि वो पार्टी बन चुका है कॉन्ट्रैक्ट की, तो इन दैट केस स्ट्रेंजर कैन एक्चुअली सू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। इसको एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। सपोज ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए ने बी से पैसे लिए। ए ने कहा कि 1000 रुपीज़ मुझे दे दो, ठीक है, मैं आगे सी को दे दूँगा। तो यहाँ पे ए दिखा रहा है कि वो सी का एज एन एजेंट काम कर रहा है, सी के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो उसने बी से पैसे ले लिए 1000 रुपये और कहा मैं सी को दे दूँगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में ए और बी के बीच में हुआ था। ए ने इनफैक्ट ये भी बताया बी को कि मैंने जो रिसीट है 1000 रुपये की वो सी को दे दी है। अब इस केस में अगर ए सी को पैसे नहीं देता तो इवन दो सी वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन सी अपने 1000 रुपये लेने के लिए ए के ऊपर केस कर सकता है। चाहे सी स्ट्रेंजर है यहाँ पे, स्टिल सी कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि फुलफिल नहीं हुआ उसके लिए केस कर सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे ए जो है वो इस तरीके से दिखा रहा था कॉन्ट्रैक्ट में कि वो सी के बिहाफ पे काम कर रहा है। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर कोई एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, यानी सपोज़ ए पर्सन है, उसने बी को ये राइट दिया कि तुम मेरे बिहाफ पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो बी ने सी के साथ ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, गुड्स देने का, और सी ने प्रॉमिस किया कि गुड्स के बदले में वो 20,000 रुपीज़ दे देगा। बी ने गुड्स दे दिए पर सी ने अभी 20,000 रुपये नहीं दिए, तो इन दैट केस ए जो है वो सी पे केस कर सकता है। हालांकि यहाँ पे ए जो था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट था ए, लेकिन स्टिल क्योंकि बी ए के बिहाफ पे काम कर रहा है इसीलिए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। तो ये सारे पॉइंट्स थे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के कि इन एक्सेप्शंस के केस में इवन दो कोई पर्सन जो पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का फिर भी वो दूसरी पार्टी पे केस कर सकता है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने जितना भी कंसिडरेशन चैप्टर में पढ़ा है उसमें हमने किया है कंसिडरेशन चाहे प्रॉमिसी से आए या किसी और पर्सन से, पर कंसिडरेशन आना ज़रूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा यानी कोई भी पार्टी को अगर इन रिटर्न नहीं कुछ मिल रहा होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस हम अब करेंगे। फर्स्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि अगर आप किसी के साथ नियर रिलेशन में हो, आप उसको कुछ ट्रांजैक्शन उसके साथ करते हो लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको माननी पड़ेंगी। फर्स्ट है कि ये चीज़ रिटन में होनी चाहिए, वो अग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए कि आप दूसरे पर्सन को के साथ ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो। दूसरी चीज़, वो जो ट्रांजैक्शन है वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, तो आपको ये रिटन में मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो आउट ऑफ लव या अफेक्शन कर रहे हो। तीसरी चीज़, दोनों पार्टीज़ नियर रिलेशन में होनी चाहिए, यानी आपका दूसरी पार्टी के साथ नियर रिलेशन, क्लोज रिलेशन होना चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। यानी
अगर एक फ़ादर अपने बच्चे को 1000 रुपये रिटन में लिख के देता है कि मैं इसको 1000 रुपये देने का प्रॉमिस करता हूँ और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, तो इन दैट केस अगर वो फादर अपने सन को 1000 रुपये नहीं देगा ये लिखने के बाद, तो सन कैन सू हिज फादर, ठीक है, क्योंकि नियर रिलेशन था, लव एंड अफेक्शन था और रिटन में कॉन्ट्रैक्ट था। इवन दो बदले में फादर को कुछ नहीं मिल रहा, बट स्टिल इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। तो अगर एक्चुअल में आपको किसी ने पास्ट में सर्विस प्रोवाइड की थी, अब जाके इस टाइम पे प्रेजेंट में आप उसको वो पास्ट वाली सर्विसेज के लिए कुछ पे ऑफ करना चाहते हो, नेचुरली अब आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, तो भी सिंस इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसीलिए हम एक्सेप्शन में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आप कुछ पे कर रहे हो लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पास्ट में कोई चीज़, कोई सर्विसेज मिल चुकी हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं। पहली कंडीशन है कि जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड की गई थी वो वॉलंटरीली बेसिस पे होनी चाहिए। सपोज़ ए पर्सन जो है वो डूब रहा था, बी ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, ए को बचा लिया डूबते हुए, ठीक है। कुछ टाइम बाद 3 हफ्ते बाद ए को लगा कि मुझे पे करना चाहिए क्योंकि बी ने मेरी जान बचाई है, तो ए क्या करता है, बी को कुछ पैसे प्रॉमिस कर देता है कि मैं 1000 रुपये तुम्हें दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। इस केस में अगर ए अब जाके पैसे देने से इनकार कर देता है, तो बी जो है ए के ऊपर केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे बी ने एक सर्विस प्रोवाइड की थी, अपनी मर्ज़ी से प्रोवाइड की थी। दूसरी कंडीशन है, किसको प्रोवाइड की थी, प्रॉमिसर को, ए को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। देन तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रॉमिसर उस टाइम पे मौजूद था जब उसको सर्विस प्रोवाइड हो रही थी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, ए डूब रहा था, वो वहाँ पे था और बी ने उसको बचाया, तो ये कंडीशन भी फुलफ़िल हुई। और फोर्थ, ए ने खुद से आके प्रॉमिस किया कि मैं अब कंपनसेट करूँगा, ठीक है। तो अगेन क्योंकि ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं और उस वजह से अगर ए अब 1000 रुपये देने से मना कर देता है, तो अब बी जो है ए के ऊपर केस कर सकता है। हाँ, अगर ए खुद से कुछ नहीं कहता, खुद से कुछ प्रॉमिस नहीं करता, तो बी का कोई हक नहीं है वो ए से कोई भी पैसा चार्ज कर सके, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ए प्रॉमिस कर देता है कि तुमने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड की, अब मैं तुम्हें कुछ पैसे प्रोवाइड करना चाहता हूँ, पैसे देना चाहता हूँ, तो अब जो है उसको, क्योंकि उसने बोल दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, अब उसे वो पैसे देने ही पड़ेंगे। टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट नाम ही बता रहा है, वो डेट जिसके ऊपर कुछ टाइम लिमिट हो, ठीक है। ए ने बी से उधार लिया हुआ था 5000 रुपये, ठीक है, लेकिन बी ने कहा था ये 5000 रुपये तुम मुझे 2 मंथ्स के अंदर अंदर वापस कर देना। तो ये एक्चुअल में ये पूरा फैक्ट्स थे केस के। अब बेसिकली हुआ क्या, 2 महीने बीत गए, ए ने बी को 5000 रुपये वापस नहीं किए। बी उस पर केस कर सकता था, बी ने केस नहीं किया, ठीक है। 5 साल हो गए, ठीक है, बी ने कहा अब वापस तो आने नहीं वाले पैसे, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम निकल चुका है, अब उस पर लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता, तो बी ने कुछ भी नहीं किया। अब इस केस में ए वापस आया, ए ने रिटन में प्रॉमिस किया कि वो जो मुझे 5000 रुपये देने थे तुम्हारे को 5 साल पहले, अब मैं 2500 देने को तैयार हूँ, ये ए रिटन में कहता है, ठीक है। अब अगेन बी कहता है ओके, कहीं तो उसको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब अगर 2500 भी मिल रहे हैं तो दैट इज़ ओके। लेकिन अब बी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ए को इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, राइट, लेकिन ए पे करेगा 2500। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे टाइम बार्ड डेट है, बी कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता था पिछली बार, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि ए ने प्रॉमिस कर दिया है रिटन में कि वो 2500 रुपये देगा, वो पुराने डेट के जो उसने उस टाइम पे नहीं लौटाए थे,
तो अब अगर वो 2500 नहीं देता तो बी ए के ऊपर केस कर देगा और ये वैलिड केस होगा, यानी यहाँ पे इस टाइम पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। नाउ गिफ्ट्स के केस में अगर आप किसी को चैरिटी कर रहे हो, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो, तो भी ये जो रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये इस पे अप्लाई नहीं होता। नेचुरली जब आप गिफ्ट दे रहे हो तो आपको किसी के साथ क्लोज रिलेशन में होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें वो कंडीशन नहीं होती। तो आप जिसको भी गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है, वो एक कंप्लीटेड गिफ्ट होना चाहिए। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या है, अगर आपने 10,000 रुपये दिए एज अ गिफ्ट, तो आप ये नहीं कह सकते कि 5,000 तुम्हारे को एज अ गिफ्ट मिलेंगे, 5,000 मैं एज अ लोन दे रहा हूँ। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। जितना अमाउंट आप दे रहे हो वो पूरा का पूरा एज अ गिफ्ट होना चाहिए, तो उसमें भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होता। तो अब आपने अगर प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये एज अ गिफ्ट दूंगा, ठीक है, अगर अब प्रॉमिस करने के बाद आप मुकर जाते हो, आप वो गिफ्ट नहीं देते हो, तो सेकंड पर्सन आपके ऊपर केस कर सकता है, इवन दो आपको कुछ नहीं मिल रहा था इन रिटर्न, पर क्योंकि एक गिफ्ट था, आपने उसको रिटर्न में प्रॉमिस किया, ठीक है, तो अब वो पर्सन आपके ऊपर केस कर सकता है अगर आप अपना प्रॉमिस नहीं फुलफ़िल कर रहे, क्योंकि ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है एजेंसी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी अगर कोई भी पर्सन अपना एजेंट अपॉइंट करता है, तो उस केस में अपना एजेंट अपॉइंट करने के लिए उस पर्सन को कोई कुछ भी इन रिटर्न नहीं देना पड़ता। आप वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकते ये कह के कि मैंने इसको एजेंट बनाया और बदले में इसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो जो है चाहे आपको कुछ नहीं इन रिटर्न मिल रहा तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो ये था पूरा का पूरा कंसिडरेशन, उसके कुछ एक्सेप्शंस। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।